आज की कहानी अपने अपने अनुभव। उनकी सुनाई पिछली कहानियों से कुछ भिन्न है। इस कहानी में हमारी अम्मा शकुंतला बृजमोहन ने एक जैसी कई घटनाओं को एक ही माला में गूंथने का प्रयास किया है। प्रस्तुत है कहानी अपने अपने अनुभव। रेल के द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में 4 पुरुष तथा 1 महिला यात्री थे। जैसे ही गाड़ी ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी, वैसे ही एक युवती ने चलती गाड़ी में अपना सूटकेस फेंका। फिर वो गाड़ी में चढ़ने का प्रयत्न करने लगी। बड़ी मुश्किल से उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। अंदर बैठे यात्रियों ने उसको अंदर आने में सहायता की। युवती की उम्र करीब 20-22 की लग रही थी। वह अत्यंत सुंदर तथा स्मार्ट थी। उसके घने काले कटे बाल उसके चेहरे पर आ गए थे, जिसे उसने बड़ी अदा से पीछे किया। उसका रंग तो गेहुआ था, पर नाक नक्श बड़े ही कंटीले थे। वह किसी समृद्ध खानदान की लग रही थी। कानों में हीरे के टॉप्स तथा हाथ की उंगली में हीरे की कीमती अंगूठी थी। सोने की चूड़ियां एक हाथ में तथा दूसरे हाथ की कलाई में बहुमूल्य घड़ी थी। घबराहट के मारे उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था। वह निढाल सी सीट पर बैठ गई। वह अभी तक हाँफ रही थी। पास बैठी महिला ने उसे पीने को पानी दिया। पानी पीकर उसने आंखें खोली। उन चुंबकीय आंखों को देख ऐसा लगा जैसे झील में 2 कमल खिल गए हों। उसने शर्माते हुए कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आप सभी को बहुत परेशान किया। उसकी सुंदरता से अभिभूत सभी यात्री एक स्वर में बोल उठे, हम लोगों ने तो आपका कोई खास काम नहीं किया, कोई सहायता नहीं कर पाए, पर आपकी हिम्मत देखकर जरूर हमें आश्चर्य हो रहा है। चलती गाड़ी में जब उसने स्पीड पकड़ ली थी, आपने चढ़ने का जोखिम क्यों लिया? आपकी जान भी तो जा सकती थी। युवती की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब हो गई थी, उनको देखने जा रही थी। देर होने से शायद मैं उनके दर्शन न कर पाऊं। उनका भेजा टेलीग्राम अभी मुझे मिला और मैं स्टेशन भागी। देखा कि गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली है। मैंने खतरा मोल लेना ही उचित समझा, क्योंकि 12 घंटे बाद ही मुझे दूसरी गाड़ी मिलती। मैंने तो टिकट तक नहीं खरीदा। क्या टिकट चिकर आया था? महिला बोली, वह हमारे टिकट देखकर दूसरे डिब्बे में चला गया है। युवती की आंखों में अभी भी आंसू तैर रहे थे। सभी ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, आप अभी से इतनी निराश क्यों हो रही हैं? आपके पिताजी जरूर अच्छे हो जाएंगे। युवती ने रुमाल से आंखें पोंछते हुए कहा, आप सब मेरे पिताजी के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। आप बुजुर्गों की प्रार्थना भगवान जरूर सुनेंगे। प्रौढ़ महिला बोली, आपको इतने कीमती गहने पहनकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। आजकल यात्रा में काफी खतरा रहता है। मैं तो भुक्तभोगी हूँ। यात्रा में किसी पर दया भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा तो यह है कि हमें सतर्क रहना चाहिए। मैं एक बार ठगी जा चुकी हूँ, इसलिए काफी सतर्क रहती हूँ। सभी यात्री एक स्वर में बोल उठे, आप अपना अनुभव सुनाइए ताकि हम भी सहज रहें। यह महिला भी किसी अभिजात्य कुल की लग रही थी। वह बोली, एक बार जब मैं यात्रा कर रही थी तो कंपार्टमेंट में सभी पुरुष थे। गाड़ी चलने से थोड़ा पहले एक स्त्री ने प्रवेश किया। स्त्री के पास कोई सामान नहीं था। वह गरीब लग रही थी। मैंने अपने लिए खाना निकाला। उस स्त्री ने ललचाई दृष्टि से खाने की तरफ निहारा। मुझे लगा वो भूखी है। मैंने उसे खाना दिया। उसने बड़ी कृतज्ञता से मेरी तरफ देखकर खाना शुरू कर दिया। नवंबर का महीना था। सभी यात्री अपना बिस्तर बिछाकर सोने का उपक्रम करने लगे। उस गरीब स्त्री के पास ओढ़ने तक को कुछ नहीं था। वह सर्दी से कांप रही थी। मेरे अपने पास जो भी बिस्तर के अलावा एक कीमती दुशाला था। मैंने सोचा, यह स्त्री दिल्ली जा रही है, गाड़ी सुबह 10 बजे तक दिल्ली पहुंचेगी, क्यों न रात भर के लिए दुशाला इसे ओढ़ने को दे दूं, सुबह ले लूंगी। मैंने दुशाला उसे ओढ़ने को दे दिया। दुशाला पाकर स्त्री बहुत खुश हुई। उसने मुझे धन्यवाद दिया और वह दुशाला ओढ़कर सो गई। सवेरे का झुटपुटा था। मैं आंखें मलती उठी। देखा कि गाड़ी किसी छोटे स्टेशन पर रुकी है और उस स्त्री का कहीं कोई पता नहीं था। मैं गाड़ी से उतरकर स्टेशन की ओर भागी। मैंने उस स्त्री को भागते हुए देखा। मैंने चिल्लाकर कहा, मेरा दुशाला तो देती जाओ। वह स्त्री और तेजी से दौड़ती हुई बोली, मैं क्या जानूं तुम्हारे दुशाले को। गाड़ी ने सीटी दे दी थी। मैंने सोचा दुशाले के लिए गाड़ी तो नहीं छोड़ सकती, इसलिए दौड़कर लौट पड़ी। इस घटना को सुनकर चारों यात्रियों को अपने अनुभव याद आने लगे।
सभी कहने लगे, रेल में एक से एक बढ़कर चोर उचक्के लगे रहते हैं। सबसे अच्छी नीति है कि किसी पर विश्वास न करें, वरना कहीं न कहीं कभी न कभी धोखा खाना पड़ता है। सभी यात्री एक दूसरे के अनुभव सुनने को आतुर हो चुके। पहल डॉक्टर श्यामदास ने की। वह नामी डॉक्टरों में से एक थे। वह करीब 60 साल के थे। वे बोले, ये उन दिनों की बात है जब मैं युवा अवस्था को पार करके परिपक्वता की ओर बढ़ रहा था। मेरी प्रैक्टिस अच्छी चल रही थी। एक बार मैं प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहा था। उस डिब्बे में एक यात्री और था। देखने में वो भले खानदान के समृद्ध व्यक्ति मालूम पड़ रहे थे। वो फटाफट अंग्रेजी बोल रहे थे। मेरी उनसे धीरे धीरे बातचीत आरंभ हुई। उन्होंने अपनी जेब में से बहुत ही मूल्यवान तथा सुंदर सिगरेट केस निकालकर एक सिगरेट मुझे पीने को दी। मैं भी सिगरेट का शौकीन था। सिगरेट लेकर मैं पीने लगा। सिगरेट से इतनी भीनी भीनी और विचित्र सुगंध आ रही थी कि मैं मस्त हो गया। वे सज्जन मेरी आंखों की तरफ देख रहे थे। 2-3 मिनट देखने के बाद वह मेरे अत्यंत पास आ गए और मेरी जेब में हाथ डाल दिया। प्रकट रूप से मैं बिल्कुल चैतन्य था, किंतु हाथ पैर हिलाने की शक्ति खो बैठा था। उस व्यक्ति ने जेब से ताली का गुच्छा निकालकर संदूक खोला, सारी नकदी और कीमती सामान निकालकर फिर मेरी घड़ी, चेन इत्यादि ले लिया। अगले स्टेशन पर गाड़ी की गति धीमी हुई तो वह सब सामान लेकर नीचे उतर पड़ा। मुझे पता नहीं कितनी देर बाद मुझे होश आया। जब मैं अपने आपे में आया तो देखा कि गाड़ी किसी बड़े स्टेशन पर खड़ी थी। मैंने स्टेशन मास्टर को सब हाल सुनाया। पुलिस आई, रिपोर्ट लिखवाई। सब मिलाकर करीब 5-6 हजार का सामान ले गया था। पुलिस ने अपनी खाना तलाशी पूरी कर दी, किंतु खोया सामान कब मिला है। महिला बोली, तब आप आगे के लिए सचेत हो गए होंगे, फिर किसी की दी हुई सिगरेट तो नहीं पीते होंगे। डॉक्टर बोले, हाँ, पूर्ण रूप से मैं सचेत हो गया हूँ। महिला ने दूसरे आदमी से कहा, अब आप अपने अनुभव सुनाइए। डॉक्टर साहब ने बीच में ही टोक दिया, अभी थोड़ा सा किस्सा बाकी है। सब बोल उठे, हाँ हाँ सुनाइए। डॉक्टर बोले, इस घटना के कई वर्ष बाद मैं प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहा था। एक सज्जन और भी बैठे थे जो शेरवानी, चूड़ीदार पैजामा तथा टोपी पहने थे। कपड़ों में से इत्र की महक आ रही थी। हाथों में फूलों के गजरे भी सह लपेटे हुए थे। बातचीत होने लगी। उन्होंने बताया कि वे इत्र के व्यापारी हैं। उनका बहुत बड़ा कारखाना है। कई पीढ़ियों से उनके यहाँ यह व्यापार होता है। कहते कहते उन्होंने एक गजरा हाथ से उतार कर कहा, जरा इसकी खुशबू लीजिए, हमारे घर के ही बाग में उगाई हुई चमेली है। मैंने गजरा हाथ में ले लिया। नाक तक ले ही गया था कि उसमें से बहुत विचित्र भीनी भीनी सुगंध आने लगी। मुझे एकदम याद आया कि ये वैसी ही सुगंध है जैसी कई वर्ष पहले सिगरेट में से आई थी। मेरा माथा ठनका। मैंने वहीं हाथ रोक दिया। सभी यात्री बोल उठे, फिर आपने क्या किया? क्या पुलिस के हवाले किया? डॉक्टर बोले, वहां पुलिस कहाँ रखी थी, फिर हम ही तो 2 लोग उस डिब्बे में थे और वो मुझसे तगड़ा था। इसके अतिरिक्त उसके पास कोई हथियार भी हो सकता था, तो मैं बेचारा उससे लड़कर कैसे जीतता। सभी बोले, तो फिर आपने क्या किया? डॉक्टर बोले, मैंने एक तरकीब से काम लिया। उससे बोला, क्यों यार, ये आपस में ही चाल। वो बोला, क्या तुम भी? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर विश्वास जमाने की मुद्रा में कहा, हाँ हाँ मैं भी। गाड़ी की गति तेज नहीं हुई थी। इतना सुनते ही वो चलती गाड़ी से उतर पड़ा। उसके बाद ऐसी कोई घटना मेरे साथ नहीं हुई। दूसरे यात्री लाला धन्नूमल थे। इनका व्यापार दिल्ली कलकत्ता में फैला हुआ था। इनके कई प्रकार के काम थे, कपड़ा, सर्राफा, आड़त, दलाली इत्यादि। दोनों नगरों में इनके भाई भतीजे काम करते थे। लाला जी बोले, मेरा काम ही ऐसा था कि आए दिन मुझे दिल्ली कलकत्ता के बीच यात्रा करनी पड़ती थी। उन्होंने अपना अनुभव सुनाना शुरू किया। लाला जी बोले, एक बार मैं सोने के पासे लेकर कलकत्ते से दिल्ली जा रहा था। मैं तृतीय श्रेणी में यात्रा कर रहा था। मेरी सीट के सामने की सीट पर 2 व्यक्ति बैठे थे। रास्ते भर मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई। मुगल सराय पर दोनों उतर गए, किंतु गाड़ी चलने से पहले 2 अन्य व्यक्ति उसी स्थान पर आकर बैठ गए। कानपुर पर वे दोनों भी उतर गए और 2 अन्य व्यक्ति आ बैठे। वे दोनों मेरे साथ दिल्ली में उतरे। कोई विशेष बातचीत उन दोनों से भी नहीं हुई। अगले दिन सवेरे मैं दिल्ली के सर्राफे बाजार में अपने सोने के पासे लेकर पहुंचा। वही दोनों यात्री जो कानपुर से दिल्ली तक मेरे साथ आए थे वही मौजूद थे। मुझे देखते ही बोले, लाला जी, हम आपसे मात खा गए। मैंने कहा, मैं समझा नहीं, क्या बात है?
वे बोले, कलकत्ते से हमारे गिरोह के 2 आदमी पीछे हो लिए। मुगल सराय पर आपको 2 अन्य व्यक्तियों ने खरीद लिया। कानपुर तक उनकी भी दाल नहीं गली, तब आपको हमने खरीदा। हमने कानपुर से दिल्ली तक आपका संदूक छान मारा, आपकी सभी जेबें और वस्त्र टटोल लिए, पर हमें वो सोने के पासे दिखाई नहीं दिए। आप कृपा करके बताइए कि इन्हें आपने कहाँ छिपा रखा था। मैंने कहा, ये तो बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि मैंने तो रास्ते पर झपकी भी नहीं ली, तो फिर तुमने मेरा संदूक और मेरी जेब किस समय टटोली? वे बोले, बीच में 2-3 बार आप शौचालय गए थे। संदूक खोलकर देखने में इतना समय काफी था। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक ऐसी बुकनी थी जिसको छोड़ देने से बहुत हल्की गैस छूटती है, जिसकी गंध ना मालूम सी होती है, किंतु 2-3 मिनटों के लिए बेहोश करने के लिए काफी होती है। शिकार को पता भी नहीं चलता कि वो बेहोश हो गया है। वो यही समझता है कि उसने सामान्य रूप से झपकी ली है। मैंने उन्हें अपना जूता खोलकर दिखाया कि उसमें एक झूठा तला लगाया हुआ था। इसी में मैंने सोने के पासे रखे थे। वे बोले, बस इसी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। अब श्री अमृतलाल जी की बारी थी। आपकी अवस्था 50 के करीब थी। वे काशी विश्वविद्यालय में अध्यापक का कार्य कर रहे थे। वे बोले, मेरा अनुभव दूसरे प्रकार का है। एक बार जब मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे बगल में मेरे ही गांव का नामी उचक्का रमुआ बैठा था। वह मेरा काफी सम्मान करता था। उसने मुझे नमस्कार किया। मैंने कहा, रमुआ, तुम्हारा बहुत नाम सुना है कि लोगों की आंखों में तुम झूल झोंकते हो। आज हमें भी अपना कोई कर्तव्य करके दिखाओ। वो बोला, ये कौन सी बड़ी बात है। करीब 1 घंटे बाद बस कहीं पर रुकी तो मैंने मूंगफली खरीदी। पैसा देने के लिए अंदर की जेब टटोली, बटुआ नदारत था। रमुआ बोला, रेजगारी चाहिए, लीजिए मैं देता हूँ। यह कहकर उसने एक बटुआ थमा दिया। वो मेरा ही बटुआ था। मैंने कहा, लेकिन ये बटुआ तो मैंने कोट के अंदरूनी जेब में रखा था, तुमने निकाला कैसे? वह बोला, ये न पूछे तो अच्छा है। मैंने कहा, अच्छा, मैं अब विशेष सावधानी रखूंगा। इसे मिर्जई की जेब में रखूंगा, जो सबसे नीचे पहनता हूँ। वो बोला, आप कर्तव्य तो देख चुके हैं, सामने की सीट खाली हो गई है, कृपया उस पर बैठ जाएं ताकि हम दोनों आराम से बैठ जाएं। मैं सामने की सीट पर बैठ गया। लगभग 1.5 घंटे बाद मेरा उतरने का स्थान आ गया। मैं उतरने लगा तो उसने कहा, अपना बटुआ तो लेते जाइए। यह कही उसने फिर मेरा बटुआ मेरे हाथ में थमा दिया। मैं दंग रह गया। बस यहाँ कई मिनट रुकती थी। मैंने रमुआ से कहा, तुम्हारा दल तो बनारस के आसपास के इलाके में ही काम करता है। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारे दल को चुनौती दूंगा, देखूं तुम लोग कितने होशियार हो। वो बोला, आपसे मैं शर्त बढ़ाना तो नहीं चाहता, फिर भी जैसी आपकी इच्छा। कुछ दिनों बाद मैंने 4 अशर्फियां ली और उन्हें डोरे से बांध दिया। अशर्फियां मिर्जई की जेब में रखी और दूसरा सिरा कमीज के एक बटन से बांध दिया। सबसे नीचे की अशर्फी को एक पर्चे में लपेट दिया, जिस पर लिख दिया, चुनौती। मैं घर से बाहर हमेशा के समान जाने लगा। घर लौटते ही अशर्फी निकाल कर देख लिया करता था। सब यथास्थान पर्चे सहित मिलती थी। मैंने सोचा, इतनी सावधानी पर भला कोई क्या कारस्तानी कर पाएगा। बात पुरानी पड़ती जा रही थी। कई सप्ताह बाद मैं कहीं से घर लौटा। डोरे को खोलकर अशर्फियां निकाली। चारों मौजूद थे, किंतु सबसे नीचे वाली अशर्फी कुछ गंदी दिखाई दी। मुझे अचरज हुआ। जेब में फिर हाथ डाला। एक मुड़ा हुआ पर्चा मिला, जिस पर लिखा हुआ था, चुनौती स्वीकार है। आपकी अशर्फियां निकाल कर नीचे वाली गला कर देखी गई। अशर्फियां नकली हैं, इसलिए वापस की जा रही हैं। अब केवल आशाराम जी रह गए थे। हम सबकी दृष्टि उन्हीं पर केंद्रित हो गई। वो बोले, मैं शाहजहांपुर का सर्राफ हूँ। हमारे घर का यह पुराना पेशा है। मेरे पास यात्रा विषयक तो इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है, किंतु अपने व्यवसाय के संबंध में एक बार इतना बड़ा धोखा खाया जो जीवन भर याद रहेगा। कहिए तो मैं वही सुना दूं। हम सबने कहा, सुनाइए, अवश्य सुनाइए। आशाराम जी ने आरंभ किया, हमारी दुकान एक मुख्य मार्ग पर है। एक दिन हमारी दुकान के आगे आकर एक डोली रुकी। डोली के साथ एक मुसलमान सज्जन थे। उन्होंने कहा, रसूलपुर की बेगम साहिबा कुछ गहने खरीदना चाहती हैं। मैंने कहा, बड़े शौक से। उक्त सज्जन जो कारिंदे से लग रहे थे, वे दुकान से कुछ चूड़ियां, कंगन आदि ले गए और डोली के अंदर मुंह डालकर बोले, देखिए बेगम साहिबा, ये कंगन 22 कैरेट सोने के हैं। यह आपके हाथों में ठीक बैठेंगे और ये चूड़ियां सकीना बेगम के हाथों में ठीक आ जाएंगी। इसके बाद उत्तर में बेगम साहिबा ने क्या कहा वो मैं नहीं सुन पाया। कंगन तो वह व्यक्ति लौटा लाया और बोला, यह छोटे पड़ रहे हैं, इससे बड़े दीजिए।
वह कंगन बदल कर ले गया। इसी प्रकार कभी नेकलेस, कभी अंगूठी, फिर गहने बदल कर ले जाता। इस सौदे में आधे घंटे से अधिक समय लग गया होगा। सब मिलाकर वो 70,000 रुपए के करीब गहने ले गया। फिर डोली के अंदर मुंह करके बोला, क्या पानी पिएंगी? बेगम का उत्तर हम सुन नहीं पाए। उस आदमी ने हमसे आकर पूछा, बेगम साहिबा पानी पिएंगी? पास में कहीं नल होगा? मैंने कहा, सामने की गली में है। डोली के अंदर मुंह करके एक लोटा निकाला और सामने की गली में चला गया। जब उसे गए करीब 1 घंटा हो गया तो हमें शक हुआ। हमने डोली के पास पहुंचकर बेगम साहिबा को आवाज दी, कोई उत्तर नहीं मिला। तब साहस करके डोली का पर्दा खोला। उसके अंदर कोई नहीं था, केवल कोई ईंटें रखी हुई थी। वह आदमी सब गाने लोटे में रख कर चलता बना था। पुलिस में रिपोर्ट की। डोली वाले कहार पकड़े गए, किंतु उनके बयान से पता चला कि वे निर्दोष थे। उस आदमी के कहने पर उन्होंने डोली ले जाकर एक पुराने टूटे फूटे मकान के अंदर रख दी थी। जब उस आदमी ने बुलाया तब वे गए और बंद डोली उठाकर चल दिए। उनके सामने कोई बेगम उसके अंदर नहीं बैठी थी। डॉक्टर बोले, उस मकान का तो पता चला होगा जहां पर वो डोली कहार ले गए थे? आज्ञाराम जी बोले, हाँ, उस मकान में पुलिस पहुंची। वह नगर से दूर एक टूटा हुआ खंडहर था, उसमें कोई रहता नहीं था। हम सब ने पूछा, फिर क्या कुछ पता चला? क्या माल वापस मिला? आशाराम जी बोले, गई चीज कभी वापस मिली है? क्या जाने उस आदमी ने पुलिस का मुंह भर दिया हो। हम तो मन महसूस कर रह गए। अब सभी की दृष्टि युवती की ओर केंद्रित हो गई। आज्ञाराम जी युवती से बोले, अब आप भी अपना कोई अनुभव हुआ हो तो सुना दीजिए। वे बोली, वैसे तो मेरे कई अनुभव हैं, बड़े ही दिलचस्प तथा शिक्षाप्रद, पर इस समय रात काफी हो चुकी है। सुबह मैं तरोताजा होकर अपना एक दिलचस्प तथा मजेदार अनुभव सुनाऊंगी। मैं आप सबसे छोटी हूं, पर मेरे अनुभव से आप सब अवश्य लाभ उठाएंगे। यह कहकर उसने बड़ी अदा से अंगड़ाई ली और फिर अपने संदूक को खोलकर एक कीमती कंबल निकाला। वह कंबल ओढ़कर सो गई। धीरे धीरे उसके हल्के खर्राटे की आवाज आने लगी। सभी यात्रियों को धीरे धीरे नींद ने आ घेरा। करीब घंटे भर बाद युवती ने कंबल से चेहरा निकाला। फिर उसने धीरे से खंखारा। देखा सभी यात्री गहरी नींद में थे। उसने ब्लाउज के अंदर से एक छोटा ट्यूब निकाला, जिससे हल्का धुआं सा निकलने लगा। मिनट भर बाद ही उसने ट्यूब को बंद कर दिया और फिर वह हर एक के पास यह देखने को झुकी कि कोई होश में तो नहीं है। उसने फुर्ती से रुमाल नाक से हटाकर हर एक की घड़ी, पर्स आदि सामान ले लिए। उसके संदूक में सिवाय कंबल के कुछ भी नहीं था, इस कारण सभी सामान उसमें आसानी से आ गया। उसने कागज पर फुर्ती से लिखा, आदरणीय मित्रों, मैंने कहा था ना कि सुबह मैं अपना जो अनुभव आप सबको सुनाऊंगी वो दिलचस्प तथा शिक्षाप्रद होगा। मैंने रोकर जो झूठी कहानी आपको सुनाई थी वो मेरी एक्टिंग आपको कैसी लगी? आप सभी गच्चा खा गए ना? मेरा अनुभव यही है कि इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। आप सब धोखा खा चुके थे, फिर भी आपको सबक नहीं मिला, पर मेरा यह सबक आप सबको जीवन पर्यंत जरूर याद रहेगा। मेरा आप 5 कम अक्लों को नमस्कार, एक शुभ चिंतक। तो श्रोताओं, इस तरह की घटनाओं से हम सभी को दो चार होना पड़ता है। तभी तो शायद कहा भी गया है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अब मैं कृष्ण मोहन आपसे विदा लेता हूं। बहुत शीघ्र एक नई कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।